अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट today we will going to learn third chapter of history, that is effect of British rule. Student, last chapter we had understood how British has entered in our country, how the geographical regions were discovered, by how they had started a monopoly trade in India, किस किस्म से उन्होंने चालाकी से बंगाल को अपने कब्ज़े में ले लिया, फिर मैसूर को, फिर किस तरीके से जो सिख पावर थी उसको गिरा दिया। राइट स्टूडेंट। फिर उनके जितने भी कॉम्पिटिटर थे फ्रांस, पोर्चुगीज़, उससे उसने लड़ाई कर कर ब्रिटिश ने इंडिया की मार्केट को अपने कब्ज़े में ले लिया, है ना। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के रूल थे ब्रिटिश के, उससे क्या असर हुआ हमारे इंडिया पे। ठीक है। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर, establishment of East India Company. We have seen that due to geographical discoveries, the European power reached the Indian coast. हमने ये देखा है कि किस तरीके से जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, जिस तरीके से इलाके का खोज निकाला गया पानी के रास्ते से, यूरोपियन जो पावर्स थी या यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो क्या हो गए, इंडिया में आ गए। ऑल द यूरोपियन इंक्लूडिंग पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश एंटर द रेस फॉर द कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट को कैप्चर मतलब उस पर हुकूमत करने के लिए पोर्चुगीज, डच, यूरोपियन, फ्रेंच, बहुत सारे ऐसे बिजनेस कंपनीज, बिजनेस कंट्री, ट्रेडर्स इंडिया में घुस गए थे। When British come to know for the trade purpose, the Portuguese had already settled here. देखिए क्या बोला गया है, जब ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड बिजनेस करने के मकसद से आने वाला था, उससे पहले पोर्चुगीज़ हमारे इंडिया में आ चुका था और उसने ऑलरेडी इंडिया में अपनी बिजनेस का जो कारोबार था वो चालू कर चुका था। लेटर फ्रेंडली रिलेशन डेवलप्स बिटवीन दैम। आहिस्ते आहिस्ते ब्रिटिश और पोर्चुगीज़ के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप चालू हो गई। बट टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ओवर द इंडिया, द ब्रिटिश हैज़ फेस ऑपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लोकल रूलर। लेकिन अपनी पावर, अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए ब्रिटिश ने काफ़ी फेस किया फ्रेंच और डच और लोकल रूलर्स, मतलब जो भी राजा महाराजाओं के साथ उसने काफ़ी लड़ाई लड़ी और अपनी हुकूमत को इंडिया के मार्केट में करने के लिए वो रेडी हो गया। ब्रिटिश एंड महाराष्ट्र पढ़ेंगे हम स्टूडेंट। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया। क्या बोला गया है, मुंबई जो थी वो मेन सेंटर था किसके लिए, यस ब्रिटिश के लिए। दे हैड ट्राई टू एक्वायर द नियर बाय टेरिटरीज, बस मराठा हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर दैट इट। ब्रिटिश चाह रहा था कि ये जो महाराष्ट्र है या जो मुंबई है उसको पूरे कब्जे में ले, जितने भी उसके आसपास की टेरिटरीज़ है, जितने भी आसपास के इलाके हैं, जब पुणे है, नागपुर है, बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज़ है जो जिससे आसानी से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मुंबई को हासिल करना चाहता था, लेकिन पहले से ही यहाँ पर मराठास लोगों की क्या थी, राज थी। ऑलरेडी यहाँ पर मराठा लोग जो क्या कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे मुंबई पे। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधीराव, हिज अंकल रघुनाथ राव अप्रोच फॉर द हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू द ग्रीड फॉर पेशवाशिप। दिस लीड टू द एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश इन महाराठा पॉलिटीज। अब
पेशवा माधीराव की डेथ होने के बाद उनकी अंकल, हम कह सकते हैं उनके चाचा रघुनाथ राव ने अपनी हुकूमत को यहीं बरकरार रखने के लिए, और पेशवाशिप मतलब जो मराठास जो थे वो पेशवा हुआ करते थे, उनके सरदार बनने के लिए रघुनाथ ने क्या किया, ब्रिटिश से हेल्प ली, और इस तरीके से ब्रिटिश जो है मुंबई में आ गए। During 1774 to 1818, the 3 wars were fought between the Marathas and British. क्या बोला गया है, कितनी लड़ाई लड़ी, 3 लड़ाई लड़ी, 3 लड़ाई बड़ी युद्ध हुए ब्रिटिश और मराठा के बीच में। कब, 1774 से 1818 तक। समझ में आई बात। During the first war, the Maratha untidily faced the British and hence proved superior. जब पहली वॉर हुई, मराठास लोग ने काफ़ी मुकशर से, काफ़ी हिम्मत से ब्रिटिश का सामना किया और वहाँ पर अपनी पावर को उन्होंने दिखाया, मतलब वो जीत गए थे। In 1782, with the Treaty of Salbai, the first Anglo-Maratha war come to end. क्या बोला गया है, 1782 में एक ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी का मैंने लास्ट टाइम बताई थी, ट्रीटी मतलब क्या होता है, एक एग्रीमेंट, एक समझौता होता है। सलबाई नाम का एक समझौता साइन किया गया, जिससे पहला जो ब्रिटिश और मराठा के बीच में जो वॉर था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सब्सिडी एनालिसिस। In 1798, Lord Wellesley arrived in India as Governor General. Student, सब्सिडी एनालिसिस में 1798 में लॉर्ड वेल्सेल एज अ गवर्नर ऑफ जनरल इंडिया में आए। ये कहाँ से आए, ही केम फ्रॉम यूरोप। ओके, हिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश डोमिनियन ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द इंडिया। वो चाहते थे कि ब्रिटिश की जो हुकूमत है, पावर है, वो पूरे देश में, पूरे इंडिया में क्या हो, सिर्फ ब्रिटिश की ही पावर हो। इस मकसद से वो इंडिया में आए थे एज एन गवर्नर जनरल बनकर। फॉर दिस ही साइन द सब्सिडी एनालिसिस, उसके लिए उन्होंने एक सब्सिडी एनालिसिस साइन किया विद मैनी इंडियंस रूलर, बहुत सारे इंडियंस रूलर्स मतलब जो राजा महाराजा थे उनके साथ उन्होंने काफ़ी, किसी को लालच देके, किसी से लड़ के, किसी से साजिश करके उन्होंने राजा महाराजाओं को भी अपने कुछ ऐसे राजा महाराजाओं को अपने कब्जे में ले लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन रूलर वेयर अश्योर द ब्रिटिश मिलिट्री है। इस एग्रीमेंट के थ्रू उनको जितने भी रूलर्स थे, जितने भी राजा महाराजा थे, उनको मिलिट्री हेल्प मिल सकती थी। ये अलायंसेस में लिखा गया था, ये एग्रीमेंट में लिखा गया था। ओके स्टूडेंट, दे वेर सम टर्म्स लीड ऑन देम, लेकिन अब इतने आसानी से समझौता हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इतने इजीली जो है मिलिट्री पावर देगा हमारे रूरल्स को। उसमें भी अपनी फ़ायदा ढूंढ रहा था। अगर ये अलायंसेस साइन हुआ तो इस अलायंसेस में ये था कि कुछ टर्म्स और कंडीशंस थे, कुछ उनकी शर्तें थी। इंडियन रूरल्स हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोड। ये शर्त था कि इंडियन रूरल जो राजा महाराजा थे उनको ब्रिटिश आर्मी की हेल्प मिलेगी, लेकिन उस आर्मी को आपके कोर्ट में रखना पड़ेगा। कोर्ट मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पर, संतलत, जहाँ पर राजा या हम बता सकते हैं जहाँ पर बैठक होती है राजा महाराजा सारे वज़ीर लोग की, उसको बोला जाता है। तो ये बोला गया था कि हमारे जितने भी कुछ सिपाहियाँ हैं वो आपके कोर्ट में मौजूद होंगे। ठीक है, एंड हैव टू पे कैश और पार्ट ऑफ द टेरिटरीज टू कंपनीज फॉर इट मेंटेनेंस। उनको कैश देना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसे हिस्से इलाके देने पड़ेंगे जो उन लोगों को सैलरी या फिर मेंटेनेंस के लिए काम आएगी। और वो मेंटेनेंस और सैलरी या कैश वो किसको देंगे, ब्रिटिश कंपनी को देंगे। द रूलर वुड नॉट हैव एनी अलायंसेस विद अदर पावर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश।
ये भी बोला गया था स्टूडेंट कि जो भी रूरल्स है, जो राजा महाराजा है, वो किसी और से एनालिसिस साइन नहीं करेंगे, मतलब किसी और से समझौता नहीं करेंगे, कोई भी वो एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, या ना कि वो किसी भी पावर से वो लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। ये और अगर उनको किससे लड़ना है या किसी समझौता करना है, जो भी डील करनी रहेगी राजा महाराजा को, वो ब्रिटिश से पूछ कर वो लोग करेंगे। द रूरल वुड एक्सेप्ट द ब्रिटिश रेसिस्टेंस इन द स्टेट। और कुछ ऐसे रूरल्स थे, कुछ ऐसे राजा महाराजा थे, उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प ली और ब्रिटिश की जितने भी बातें थी उन्होंने उसको वो समझौता कर लिए। सम इंडियंस रूरल एक्सेप्टेड द सिस्टम एंड लॉज देयर फ्रीडम्स। कुछ ऐसे इंडियंस रूरल्स थे, कुछ ऐसे राजा महाराजाओं थे जिन्होंने ये बात मानी और अपनी आज़ादी को उन्होंने खो दी। इन 1802 बाजीराव सेकेंड साइन द सब्सिडी अनालिसिस ट्रीटी विद द ब्रिटिश। अब 1802 में बाजीराव टू इसको बोलते हैं कि उनकी सेकेंड जनरेशन, बाजीराव की सेकेंड जनरेशन होती है जिन्होंने सब्सिडी अनालिसिस साइन किया था ब्रिटिश के साथ। दिस अलायंसेस इज़ वेल नोन ट्रीटी एज वसाई के नाम से ये एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। बट दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार। या स्टूडेंट, कुछ ऐसे मराठा सरदार थे, राजा थे, जिनको ये एग्रीमेंट अच्छी नहीं लगी, उन्होंने एग्रीमेंट को मंजूरी नहीं दी। दिस लीड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और जिससे क्या हुआ, सेकेंड मराठा वॉर हुआ। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश देयर वॉज इंक्रीज द इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इन टू द मराठा स्टेट। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ जिसमें मराठास हार गए और ब्रिटिश को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब वो महाराष्ट्र या मुंबई के सारे स्टेट में अपनी जगह बनाने लगा। दिस बिकेम इंटॉलरेबल एंड बाजीराव सेकेंड वेज अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये बर्दाश्त नहीं हुआ बाजीराव को और उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की। ही वॉज डिफीटेड इन हिज बैटल एंड 1818 ही सरेंडेड टू द ब्रिटिश। काफ़ी उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है, काफ़ी टाइम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन सक्सेस नहीं हुए, वो हार गए इस लड़ाई में और अपने आप को उन्होंने ब्रिटिश के हवाले कर दिया 1818 को। इट मीन टाइम द कैपिटल ऑफ मुगल्स वो अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलत राव शिंदे। यस स्टूडेंट, मीन टाइम बोलते हैं उस दौरान जो कैपिटल था मुगल पावर्स का, वो किसके हाथ में था, वो दौलत राव शिंदे के हाथ में था। बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे द जनरल लेक कैप्चर द मुगल एम्पायर एंड गेन विक्ट्री ओवर द हिंदुस्तान। स्टूडेंट, अब उन्होंने शिंदे की जितनी भी पावर्स थी, जितने भी सिपाही थे, जितने भी उनके आर्मीज थी, उन्होंने ब्रिटिश ने उसको हरा दिया और जनरल लेक ने मुग़ल एम्पायर को अपने कब्ज़े में ले लिया, मतलब हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में उन्होंने ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, किस तरीके से मराठास और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई, 3 वॉर हुए, ठीक है, इसके बारे में आपको मैंने एक छोटी सी वीडियो बताऊंगी, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। Anglo-Maratha War. There were 3 Anglo-Maratha Wars or Maratha Wars fought during the late 18th century and the beginning of the 19th century between the British and the Marathas. Towards the end, the Maratha power was destroyed and the British supremacy was established. The first Anglo-Maratha War was fought between 1775 to 1782. The background and the course of the Maratha War. The third Peshwa Balaji Bajirao, who is also known as Nana Sahib, lost the third battle of the Panipat on 24th January 1761. He had lost his own son Vishwas Rao in the battle of Panipat. He died on 23rd June of 1761. The third Peshwa Balaji Bajirao was succeeded by his son Madhav Rao. Madhav Rao was able to recover some of the Maratha power and territories which they had lost in the Battle of Panipat. The English were aware of the growing Maratha power and it made them uneasy. When Madhav Rao died, there was a power struggle in the Maratha rule.
Madhav Rao's brother Narayana Rao became the Peshwa, but his uncle Raghunath Rao wanted to become the Peshwa. For this, he sought the help of the British. So, the Treaty of Surat in 1775 was signed, according to which Raghunath Rao surrendered Salsette and Basing to the English, and in return he was given 2,500 soldiers. The British and army of Raghunath Rao attacked the Peshwa and won. The British Calcutta Council under Warren Hastings annulled this treaty, and a new treaty, the Treaty of Purandar, was signed in 1776 between the Calcutta Council and the Nana Fadnavis. Accordingly, Raghunath Rao was given only pension and Salsette was retained by the British. But the British establishment at Bombay violated this treaty and sheltered Raghunath Rao. In 1777, Nana Fadnavis went against his treaty with the Calcutta Council and granted a port on the west coast to the French. This led the British to advance a force towards Pune. There was a battle at Vadgaon near Pune in which the Marathas under the Mahaji Shinde secured a decisive victory over the English. The English were forced to sign the Treaty of Vadgaon in 1779. There was a series of battles at the end of which the Treaty of Salabai was signed in 1782. This ended the First Anglo-Maratha War. Results of the First Maratha War. The East India Company retained Salsette and Broach and also obtained a guarantee from the Marathas that they would retake their possession in the Deccan from Hyder Ali of Mysore. The Marathas has also promised that they would not grant any more territories to the French. All territories taken by the British after the Treaty of Purandar were ceded back to the Marathas, and Raghunath Rao was to live as their pensioner. The English accepted Madhav Rao II, who is the son of Narayan Rao, as the Peshwa. The Second Anglo-Maratha War was fought between 1803 to 1805. After Tipu Sultan's Mysore was captured by the British in 1799, the Marathas were the only remaining major Indian power left outside the British domination. At that time, the Maratha Confederacy consisted of 5 major chiefs: the Peshwas at Pune, the Gaikwads at Baroda, the Holkars at Indore, the Scindias at Gwalior, and the Bhosles at the Nagpur. There was internal power struggle among themselves. Baji Rao II, who is the son of Raghunath Rao, was installed as the Peshwa after the death of Madhav Rao II. In the Battle of Poona in 1802, the Yashwant Rao Holkar, who is the chief of the Holkars of Indore, defeated the Peshwas and Scindias. Baji Rao II sought British protection and signed the Treaty of Bassein with them. As per the treaty, he surrendered the territory to the British and agreed to maintenance of the British troops there. The Scindias and the Bhosles did not accept this treaty, and this caused the Second Anglo-Maratha War in the central India in 1803. The Holkars also joined the battle against the English at a later on stage. The results of the Second Anglo-Maratha War. All the Maratha forces were defeated by the British in these battles. The Scindias signed the Treaty of Surji Anjangaon in 1803, through which the British got the territories of Rohtak, Ganga Yamuna Doab, Gurgaon, Delhi Agra region, Broach, some districts in Gujarat, parts of Bundelkhand and Ahmednagar Fort. The Bhosles signed the Treaty of Deoghand in 1803, as per which the English acquired Cuttack, Balasore and the area west of the Varda river. The Holkars signed the Treaty of Rajghat in 1805, according to which they gave up Tonk, Bundi, Rampura to the British. As per the result of the war, large parts of central India came under the British control. The Third Anglo-Maratha War was fought between 1817 to 1818. After the Second Anglo-Maratha War, the Marathas made one last attempt to rebuild their old prestige, and they wanted to retake all their old possessions from the English. They were also unhappy with the British's interference in their internal matters. The major reason for this war was due to the British conflict with the Pindaris, whom the British suspected were being protected by the Marathas. Peshwa Baji Rao II forces, supported by those of Mudhoji II Bhosle of Nagpur and Malhar Rao Holkar's III of Indore, rose against the English East India Company. Pressure and diplomacy convinced the fourth major Maratha leader Daulat Rao Shinde of Gwalior to remain neutral, even though he lost control of the Rajasthan.
British victories were swift, resulting in the breakup of the Maratha Empire and the loss of Maratha independence. The Peshwa was defeated in the battles of Khadki and Khoregaon. Several minor battles were fought by the Peshwa's forces to prevent his capture. The results of the Third Maratha War. The Treaty of Gwalior was signed in 1817 between Shinde and the British, even though he had not been involved in the war. As per this treaty, Shinde gave up the Rajasthan to the British. The Prince of Rajputana became the symbolic feudal lord who accepted the British as paramount power. The Treaty of Mandsaur was signed between the British and the Holkar chief in 1818. An infant was placed on the throne under the British guardianship. The Peshwa surrendered in 1818. He was dethroned and pensioned off to a small estate in Bitar, which is near Kanpur. Most parts of his territories became the part of the Bombay Presidency. His adopted son, Nana Sahib, became one of the leaders of the revolt of 1857 at Kanpur. The territories annexed from the Pindaris became the central provinces under the British India. This war led to the end of the Maratha Empire and all the Maratha powers were surrendered to the British. An obscure descendant of the Chhatrapati Shivaji was placed as the ceremonial head of the Maratha Confederacy at Satara. This was the last major war fought and won by the British. With this, the British controlled the most parts of the India directly or indirectly. The main reason of the Maratha losing was due to the lack of unity among the Maratha chiefs themselves and the relationship with the ruling neighboring states and provinces and failure to understand the British political and diplomatic strengths. With this, we have come to the end of this session. Thank you for watching till the end. Do not forget to subscribe to our channel to get the regular updates. Thank you. ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। छत्रपति प्रताप सिंह। Although the Peshwaship came to end, अब मराठास के जो सल्तनत है, जो हुकूमत है मुंबई से, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। जो पेशवाशिप थी वो ख़त्म हो रही थी। छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा वॉज स्टिल रूलिंग, लेकिन उस वक्त भी जब मुंबई से मराठास की जो सल्तनत पावर थी वो कम हो रही थी, लेकिन तब भी एक बंदा प्रताप सिंह सातारा में रूल कर रहा था, मतलब उसकी हुकूमत वहाँ पर चल रही थी। ब्रिटिशर्स साइंड अ ट्रीटी विद द छत्रपति प्रताप सिंह एंड अपॉइंट एंड ग्रैंड डफ एज एन ऑफिसर टू असिस्ट हिम इन द स्टेट अफेयर। उन ब्रिटिश ने भी बड़ी चालाकी से छत्रपति प्रताप सिंह को से अपनी एक ट्रीटी साइन करवाई, एक एग्रीमेंट साइन करवाया और जनरल डेफ नाम का एक ऑफिसर उस वहाँ पर बुलाया गया ताकि वो प्रताप सिंह को क्या करेगा, गाइड करेगा, उसको असिस्ट करेगा। बट लेटर द छत्रपति वॉज डिथ्रोन एंड एक्सटिल टू द काशी, लेकिन कुछ समय बाद ही छत्रपति प्रताप सिंह को अपने ताज और तहत से बाहर फेंका गया, उनके महल से उनको बाहर निकाल दिया गया और उनको काशी में रखा गया। ही डाई देयर इन 1847 में उनकी मौत हो गई। रंगो बापूजी गुप्ते और रॉयल ऑफिसर ऑफ छत्रपति फाउंड रिगल बैटल। अभी जो हमारे लॉयर थे ऑफिसर्स रंगो बापूजी गुप्ते, ये छत्रपति के काफ़ी लीगल एडवाइज़र्स बोल सकते हैं। उन्होंने एक लीगल तरीके से लड़ाई लड़ने की सोची एंड वेंट अप टू द इंग्लैंड बट हिज एफर्ट वर अनसक्सेसफुल। और इस मुद्दे को लेकर वो इंग्लैंड भी गए थे बात करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, वो कामयाब नहीं हुए। लेटर द लॉर्ड डलहौजी रिजेक्टेड द एडॉप्शन पॉलिसी। कुछ समय बाद डलहौजी ने
ये एडॉप्शन पॉलिसी जो है उसको नामंजूरी दी और इन 1848 एक्साइन द स्टेट ऑफ सतारा, और सतारा पे अपनी पूरी हुकूमत कंट्रोल पूरे पावर के साथ डलहौजी ने कब्ज़े में ले ली। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। छत्रपति प्रताप सिंह मेड अ प्रोविजन ऑफ वाटर टू सिटी बाय बिल्डिंग द वाटर टैंक। उन्होंने अब सातारा में पूरे पानी की सुविधा करके दी, वाटर टैंक बनाकर। ठीक है, यत्वेश्वर टेम्पल महारारा इन सातारा। ठीक है, इस जगह पे पीछे साइड उन्होंने बड़ा सा डैम बनाया पानी का, और जिसके वजह से सातारा में आराम से पानी मिल रहा है। रोड्स वर बिल्ड इन सिटीज, ट्रीज वर प्लांटेड ऑन द साइड ऑफ द रोड्स। रोड्स बनाए गए, पक्के रोड बनाए, सीमेंट के रोड्स बनाए गए, डामर के रोड्स बनाए गए, और उस रोड के आसपास क्या लगाया गया, साइड में झाड़ लगाया गया। Trees were planted on the side of the road. Schools were built for boys and girls for teaching the Sanskrit, Marathi and English. Yes student, schools बनाए गए गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, जहाँ पर संस्कृत, मराठी और इंग्लिश की एजुकेशन दी जा रही थी। प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप, प्रिंटिंग प्रेस भी बनाया गया। मैनी यूज़फुल बुक्स वर पब्लिश, बहुत सारी बुक्स जो थी वहाँ से पब्लिश हुई। इन 1827 सभानीति अ बुक ऑफ पॉलिटी वॉज प्रिंटेड। ठीक है, ही बिल्ड अ रोड फ्रॉम सातारा टू महाबलेश्वर टू प्रतापगढ़। यस, छत्रपति प्रताप सिंह ने एक रोड बनाया, एक रास्ता बनाया पक्का, जो सातारा से महाबलेश्वर और महाबलेश्वर से जो है वो प्रतापगढ़ जा सकता है। सम रोड्स फर्दर एक्सटेंडेड टू महाड़, और कुछ रोड जो है आगे भी महाड़ तक चला गया। छत्रपति से प्रताप सिंह यूज़ टू राइट द पर्सनल डायरी। प्रताप सिंह जो है वो डेली अपनी डायरी लिखते थे, अपनी डायरी में वो अपने दिन जितनी भी चीज़ें हुई उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन करते थे। नाउ स्टूडेंट, वी वी गोइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो अभी मेन हमारा लेसन है कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल जब आहिस्ते आहिस्ते सारे हमारी प्रोविजन, सारे हमारे स्टेट को अपने कब्ज़े में लिया, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया को फेस करना पड़ा। सबसे पहले हम देखेंगे डुअल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लीफ इन 1765 इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। रॉबर्ट क्लीफ ने क्या किया, ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में सबसे पहला इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मैनी द कंपनी अंडरटूक वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वेयर द नवाब ऑफ बंगाल हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश की कंपनी थी, वो कंपनी क्या करेगी, रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। रेवेन्यू किसको बोलते हैं स्टूडेंट, टैक्सेस होता है। ठीक है, वो कलेक्ट करेगी, और जो नवाब ऑफ बंगाल, जो बंगाल के जो भी सरदार हम बोल सकते हैं, हुकूमत करने वाले जो भी थे, वो क्या करेंगे, यस, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। दिस इज़ नोन एज एन ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट सिस्टम। इसको हम लोग ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बोलेंगे। द इल इफेक्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड। अब इसका जो काफ़ी बुरा असर, काफ़ी परेशानी हुई, ये कुछ समय बाद ही आगे दिखने लगी। मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स वेयर इन द पॉकेट ऑफ कंपनी ऑफिसर्स। अब जो टैक्स जो लोगों से लिया जा रहा था, जो पेशेंट फार्मर्स, जो आम लोगों से लिया जा रहा था, वो जो है वो जो कंपनी के ऑफिसर्स की जेब में जा रहा था। द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड इन इंडिया वॉज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो मोनोपोली थी, ठीक है, मतलब जो मोनोपोली किसको बोलते हैं स्टूडेंट, कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ही कंपनी जो इंडिया पे अपनी हुकूमत कर रही थी। ठीक है, हैंस मैनी ट्रेडिंग कंपनी इन इंग्लैंड इवेंट दैम। और बहुत ऐसी इंग्लैंड की कंपनी थी जिनको काफ़ी जलन हो रही थी, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, और उसमें भी ऐसे कुछ ऑफिसर्स थे जो टैक्सेस को, जो पैसे को अपनी जेब में डाल रहे थे। ठीक है, द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंपनी इन इंडिया रिसीव क्रिटिसिज्म्स इन इंग्लैंड। अब जो भी काम हो रहा था ये कंपनी का इंडिया में, ठीक है, क्रिटिसिज्म्स मतलब उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे लोग, पॉइंट कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे इंग्लैंड में।
ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट लॉ टू कीप द कंट्रोल ओवर द कंपनी। कुछ ऐसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ लॉज, इम्पोर्टेंस लॉ को बनाया गया ताकि इन कंपनी के ऊपर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और उसके ऑफिसर्स है, उन पे अपना कंट्रोल वो कर सके। सेकेंड हम देखेंगे पार्लियामेंट्री लॉज क्या है स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द बंगाल गवर्नर कम टू नो एज द गवर्नर जनरल। 1773 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें जो भी बंगाल का जनरल था वो गवर्नर जनरल बन गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लॉर्ड वारेन हेज़ेटिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट के थ्रू लॉर्ड वारेन जो थे वो गवर्नर जनरल इंडिया के बन गए। ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ द मुंबई एंड मद्रास प्रोविजन। मुंबई और मद्रास के जितने भी इलाके थे उनके ऊपर ये जनरल क्या कर सकता था, अपनी हुकूमत कर सकता था। अपने कंट्रोल में उन्होंने जितने भी एरियाज़ थे मद्रास और मुंबई के, उन्होंने अपने कंट्रोल में लाए थे। अ कमिटी ऑफ द 4 मेंबर वाज सेटअप टू असिस्ट हिम। 4 लोगों की कमेटी बिठाई गई। 4 लोग जो गवर्नर जनरल है उसको असिस्ट कर सकते हैं। असिस्ट मतलब उनको सपोर्ट करना, ठीक है। इन 1784 द प्रीत एक्ट, इंडियन एक्ट वॉज पास। एक प्रीत नाम का एक एक्ट था, एक लॉ पास किया गया इंडिया में। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटेड ऑफ द परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लैंड। अब इस एक्ट के थ्रू एक परमानेंट बोर्ड बिठाई जाएगी, एक परमानेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, एक परमानेंट डिपार्टमेंट होगा जो सारे ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के मैनेजमेंट को संभालेगा। इन 1833 and 1853 where new laws were passed by the parliament to make certain changes in Indian working of the company। इन 3 सालों में नए नए लॉज को पास किया गया। कब? 1813, 1833 और 1853 में, ठीक है, जिससे इस कंपनी के कुछ लॉ में चेंजेस किए गए, इस कंपनी के कुछ कामों में चेंजेस लाए गए और ये बेटरमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही था। इन दिस वे देयर वर इन्वॉल्व एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। विद द इमरजेंसीज ऑफ ब्रिटिश रूल और न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप्ड इन इंडिया। अब ब्रिटिश रूल के हिसाब से नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया में ले आए। सिविल सर्विस, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियरी सिस्टम बिकेम अ मेन पिलर ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सिविल सर्विस, मिलिट्री, पुलिस एंड जुडिशियरी सिस्टम, ये 4 ऐसे मेन पिलर थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिया में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि क्या सिविल सर्विस है। टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वॉज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट। अब इंडिया में ब्रिटिश रूल को बरकरार रखने के लिए ब्यूरोक्रेट होना ज़रूरी है। ब्यूरोक्रेट किसको बोलते हैं? एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल हु वर्क फॉर द गवर्नमेंट, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के लिए क्या करता है? काम करता है। द लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है स्टूडेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया था। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी मीन्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था। सिविल सर्विस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और सिविल सर्विस जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। टू रिस्ट्रिक्ट द प्राइवेट ट्रेड कैरिड आउट बाय द कंपनीज ऑफिसर एंड फॉर दिस पर्पज ही इंक्रीज द सैलरी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? ये लॉ को इसलिए लाया, ये सिविल सर्विस इसलिए लाया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पर्टिकुलरली ध्यान दे सके, और जितने भी प्राइवेट काम किए जा रहे थे ऑफिसर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उन पे रोक लगाई गई, और उस रोक से मतलब उनकी सैलरी और बढ़ाई गई ताकि वो गलत ना काम करें, ठीक है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, उनकी इनकम सोर्सेज इंक्रीज़ कर दी गई ताकि वो
जो भी रेवेन्यू था, जो कैश था, जो उनके जेब में जा रहा था, वो अब वो डायरेक्टली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट। अब जितने भी टेरिटरी जो ब्रिटिश ने अपने कब्जे में लिया था, लॉर्ड वॉलिंस ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने उसको डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, उसने डिवाइड कर दिया। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, जितने भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के काम थे, वो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेगा, देखेगा। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू। वो क्या था, रेस्पॉन्सिबल था रेवेन्यू, गिविंग जस्टिस, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जर्नल जो था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था, वो सारे गवर्नमेंट के जो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के काम होंगे वो देखेगा, वो टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट में से, वो जस्टिस देगा, मेंटेन करेगा ब्रिटिश के लॉ एंड ऑर्डर को। द ऑफिसर वेयर अपॉइंटेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नोन एज इंडियन सिविल सर्विस। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ था, एक एग्ज़ाम लिया गया था जिसमें एक ऑफिसर जो अच्छे परसेंटेज से पास होगा, उस ऑफिसर को इंडिया में लेके आते और उनको नाम दिया गया था ICS का, मतलब इंडियन सिविल सर्विस का। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ अब तक का आपको जितना मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसके आगे बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। जब तक कि स्टूडेंट आप 2 चैप्टर और सिविक्स का 1 चैप्टर प्रिपेयर करो। ठीक है। अगर आपके पास पुरानी बुक्स है उसमें पढ़ो, आंसर्स लर्न करना चालू करो। ठीक है। अगर नहीं है तो आप लेसन प्रिपेयर करो PDF से या टेक्स्ट बुक लेके। फिर इंशाल्लाह आपकी स्कूल जब चालू होगी तो आपको नोट्स दिए जाएंगे और वो नोट्स से हम आंसर्स को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।